डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्राइवेट सेक्टर का प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक बिजनेस का मॉडल देखा और वो मॉडल था पार्टनरशिप फर्म का। कुछ बच्चों को, मतलब सभी बच्चों को मैंने टास्क दिया था कि आप सभी पार्टनरशिप फर्म्स में विजिट करेंगे पर्सनली और आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको मिलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करने के बाद, और रजिस्टर करने वाला पर्सन कौन होता है? रजिस्ट्रार। कौन होता है? हाँ, वो रजिस्ट्रार एक अकेला एक ऐसा पर्सन होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर, जिनको पावर मिलता है कि वो उस एक्ट के अंदर आपकी दुकान को यानी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करें। महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी पार्टनरशिप फर्म चल रही है वो मोस्टली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? तो आपकी दलील सुनी ही नहीं जाएगी। आपकी दलील, बहुत लोग क्या होते हैं पार्टनरशिप में चलाते हैं लेकिन दिखाते सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, तो जिसका नाम शॉपपेक लाइसेंस में होगा उसी की सुनी जाएगी। लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ वो सोल ओनर है अकेला, और जो दूसरा पार्टनर है वो उसके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए लॉ कहता है हमसे डरो मत, हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे, आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बैठे, आपके साथ फ्रॉड ना हो इसलिए हम बैठे हुए। तो प्लीज आप पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर हो जाओ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मत दिखाओ। और इसलिए अब बहुत सारे बच्चों ने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दिखाया हुआ है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ कि ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखता कैसे है। तो देखिए ऊपर आपको लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है आपको बच्चा लोग? ये आपको रजिस्ट्रार देता है। क्या देता है? हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिख रहा है आपको? उसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, दिख रहा है आपको बच्चा लोग? अब उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये आपका फर्म का, जो रजिस्ट्रार देता है आपको। नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन भूमि गारमेंट के नाम से है ये, एड्रेस होती है उसकी बाकायदा, और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ये आपको दिखा होता है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? अब क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी यूज ज्यादा होती है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे मराठी में ही मोस्टली ये सर्टिफिकेट बना के मिलता है आपको। ओके, क्लियर? और इसका सर्टिफिकेट कब बनाया हुआ है उसने? 25 अक्टूबर 2021 को। ओके, क्लियर? 21 को। और यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर होती है रजिस्ट्रार की। आपको समझ में आ रहा? क्लियर आपको? अब फर्म जो रजिस्टर हुई है वो नागपुर में हुई है। कहाँ हुई है? नागपुर में। हर सिटी में रजिस्टर होता है, तो ये फर्म रजिस्ट्रेशन नागपुर से हुई है, लेकिन आप इंडिया कोई भी कोने में अपना बिजनेस फैला सकते हो। ओके, यानी कोई बाउंडेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टेट सिटी एक होती है, कोई भी, अकोला, नागपुर, आप कहीं से भी कर सकते हो। अब इसका वकील नागपुर का होगा तो उसने वहीं से करा के दिया उसको, ऐसा होगा। ओके, क्लियर? एक और सर्टिफिकेट दिखा रहा है मैं आपको, और सेम देखो, अब सब सेम है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन भी नागपुर से हुआ है। देखो रजिस्ट्रार कहाँ है इसका? नागपुर में, रजिस्टर ऑफिस बोलते हैं इसको। ओके, क्लियर? समझा आपको? क्लियर? ये 19 में हुआ है और इसका फर्म का नाम है एक्सेस मार्केटिंग सर्विसेज, तो ये सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है। अब आप गुड्स से डील करो या सर्विस से, दोनों बिजनेस ही करते हैं। ओके, समझा आपको? क्लियर? समझ में आ रहा आपको अच्छे से? तो ऐसा इस तरीके से आप लोग, अच्छा ये नागपुर का ही रहने वाला है, रहवासी, यानी फर्म भी नागपुर में ही है एक्चुअली। लेक व्यू अपार्टमेंट, हिंदुस्तान कॉलोनी, अमरावती रोड, नागपुर, दिख रहा है आपको बच्चा लोग? इसमें नागपुर में किया हुआ है। चलो, ऐसा आप रजिस्ट्रेशन कोई भी स्टेट में कर सकते हो, कोई भी सिटी में। ओके, क्लियर आपको? बिजनेस आप एक स्टेट से ऊपर भी अपने ब्रांचेस खोल सकते हो। तो ये होता है सर्टिफिकेट जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से इसको मिलता है। ओके, चलिए, तो आज वक्त आ गया है एक नए टाइप के बिजनेस को समझने का। प्राइवेट सेक्टर का नया बिजनेस, ऐसा बिजनेस, सुन लीजिए, जो मैं पहले आपको हिंट दूंगा, ऐसा बिजनेस जो हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा है। कहां से? एंसेस्टर्स से, यानी पूर्वजों से, जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर घर के सभी मेंबर्स ओनर बनेंगे, प्लस उनकी वाइफ्स और प्लस अनमैरिड डॉटर्स। अनमैरिड डॉटर्स, ऐसे 3 कैटेगरी के लोग जब कोई जॉइंट में बिजनेस चलाता है जो हिंदू लॉ के अकॉर्डेंस चलता है, ऐसे बिजनेस को हमने नाम दिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। और दूसरी बात ध्यान दो बच्चा लोग,
और हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर करने के बाद आपका जो बिजनेस है वो अभी का नहीं चाहिए, वो आपके पूर्वजों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो रहा है, और ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जनरली ये पूरी फैमिली मिलके चलाती है और यहाँ पे एक हेड बनता है जिसको हमने नाम दिया है कर्ता। क्या हम बोलते हैं उसको? और बाकी सारे मेंबर्स को बोलते हैं को पार्टनर्स। ऐसे टाइप के बिजनेस को समझने के लिए आज लोग हम एसोसिएट हुए हैं जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको बिजनेस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, यानी इन शॉर्ट HUF। और ऐसे बिजनेसेस सोसाइटी डिजायर चाहती है, डिजायरेबल बिजनेस जो क्योंकि घर का वीक मेंबर ये एक दूसरे को लेके चलते हैं, और हमारी इंडिया की सभ्यता जो है वो जुड़ने में, जुड़े रहने में, यूनिटी में बिलीव करती है। इसीलिए सोसाइटी भी यही चाहती है कि हम सब ऐसे बिजनेस को फल फूलते रहे। लेकिन आज की जनरेशन में सहनशीलता नहीं रही, तो आज सभी ने दो भाई आपस में बनते नहीं है। ओके, तो ऐसे बिजनेसेस जो है आज बहुत कम ही रहे, लेकिन असल में इसका ओरिजिन पैदाइशी जो है ना वो इंडिया से हुआ है, क्योंकि नाम ही देख लीजिए ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हिंदू वर्ड इज बिलोंग्स टू इंडिया, दैट्स वाई इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया सिटीज, इंडिया कंट्री से हुई है। इसीलिए ये इंडियन कंट्रीज के अंदर, यानी इंडिया के कंट्री के अंदर ये डिजायरेबल चाहता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो एक मेंबर वीक होता है बाकी मेंबर्स को लेके चलते हैं। एग्जांपल दूं, अब इसको जॉइंट हिंदू फैमिली को समझने के लिए इसके बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, आज हम समझने के लिए एसोसिएट हुए हैं। शुरू करें? चलिए, तो बताओ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसे कहेंगे? प्राइवेट सेक्टर का थर्ड टाइप, यानी पहले पढ़ा है मैंने आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा पढ़ा है आपको पार्टनरशिप फर्म, अब पढ़ाने जा रहा हूं आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है सुन लीजिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ऐसा बिजनेस जो चला आ रहा है लाइनली डिसेंडेड, लाइनली का मतलब होता है बिलोंग, डिसेंडेड कहां से फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, यानी जो चला आ रहा है हमारे एंसेस्टर्स से, पूर्वजों से, जिसके अंदर घर के सभी मेंबर्स यानी कौन? सभी मेल या उनकी वाइफ, यानी घर में वाइफ का भी हिस्सा होता है, घर में वाइफ का भी हिस्सा होता है वो, और अनमैरिड डॉटर्स जब तक उस घर में तब तक उस बिजनेस की वो मेंबर है, मालक है, और जैसे ही डॉटर की शादी हो गई तो वो उस घर से बिलोंग न करते हुए अपना स्त्री धन लेके वो अपने ससुराल में जाके मालक बन जाती है। तो इस तरीके से अनमैरिड डॉटर यहाँ पे मालक बनी होती है जब तक उसकी शादी नहीं होती है। शादी के बाद उसकी ओनरशिप खत्म होती है और वो अपना ओनरशिप लेके भी जाती है, जिसको बाप यानी पप्पा मम्मी हम बोलते हैं स्त्री धन। क्या बोलते हैं हम? तो जो डॉटर को मिलता है उसके हिस्से का पेरेंट्स देते हैं उसको हम बोलते हैं स्त्री धन। वो यहाँ से लेके अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट कर देती है। समझा? तो ऐसा बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन चला आता है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज एक घर में 4 भाई है। कौन भाई है? सार्थक, ओके, दूसरा है जतीन, चौथा है पीयूष, और एक है एक मिनट को ना, नीरज। ऐसे 4 भाई एक घर में आज रहते हैं। ओके, अब एक इनको बहन भी है। अब बहन कौन सी है? सपोज परी। अब ये 5 भाई आज एक बिजनेस के ओनर है। क्या है? और सभी का ब्लड रिलेशन है और सभी कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करना चाहिए। क्या चाहिए? यानी पूर्वज उनका कॉमन चाहिए, कॉमन। अब इनका दादाजी के टाइम पे हलवाई की दुकान थी। क्या की थी? हाँ, हलवाई का नाम था सपोज, वो टाइम पे इतना तो ना स्टैंडर्ड नाम था। हाँ, हल्दी शाम, यस, हल्दी शाम स्वीट
एंड नमकीन्स करके एक उनकी फर्म थी, जो उनके दादाजी के दादाजी ने, यानी दादाजी के दादाजी ने, हाँ उनके परदादाजी के दादाजी ने, अरे दादाजी की दादाजी बोला उनको, तो परदादा के दादा ने इन शॉर्ट शुरू की थी। आज उसको 60-70 साल हो गए, 70 साल से वो दुकान चली आ रही है और आज भी उतनी ही तेजी से चल रही है जितनी स्पीड से वो पहले चल रही थी। और आज तो बकायदा उन्होंने काफी अच्छे पैमाने पे अकोला सिटी में अपना नाम कर दिया है। नाम से चलता है हल्दी शाम स्वीट मार्ट्स एंड नमकीन स्टोर। अब ऐसा बिजनेस जो जनरेशन टू जनरेशन, दादाजी ने पहले उनके बेटे को दिया, उनके बेटे को दिया, उनके बेटे को दिया, उनके बेटे को दिया, आज की जनरेशन में ये 4-5 घर में मेंबर रह गए हैं और इनकी वाइफें भी रही हुई है। ओके, अब सार्थक की वाइफ थी सपोज सार्थकिका, ओके, अरे ओके, जतिन की वाइफ का नाम था जानवी, ओके, और पीयूष की निर्मा, ओके। इनके 2 बच्चे भी है, इसका एक ही बच्चा है, इसको 2 बच्चे हैं और नीरज को 3 बच्चे हैं। ऐसे फल फूल, और बहन अभी तक अनमेरिड है, छोटी बहन है, ओके, शादी होना बाकी है, बिन ब्याही अभी है फिलहाल। हाँ, तो इस तरीके से आज इनका एक फल फूलता परिवार जॉइंट में चल रहा है। इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोलेंगे इसको हम? अब ऐसे बिजनेसेस, अब ये क्या है, आज यहाँ पे ये चारों पांचों एक कॉमन बिजनेस को संभाल रहे हैं। ऐसा बिजनेस जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते आ रहा है। दादाजी के टाइम का बिजनेस है, आज उन्होंने मार्केट में काफी वेल रेप्यूटेड फैमिली चला है, गुडविल कमाई है, नाम से चलते हैं, वेल रेप्यूटेड है, और पूरी फैमिली आज भी एक यूनिटी वननेस के प्रिंसिपल पे चलती है। अब ऐसा जो बिजनेस चले आ रहा है उसको हम बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है और जिसके अंदर घर के सभी मेंबर्स यहाँ के ओनर्स है। कौन है? अब जब ऐसा बिजनेस चलता है तो घर का यहाँ पे एक हेड होता है। जैसे एग्जाम्पल, सार्थक बड़ा भाई है, सार्थक सबसे बड़ा है एज्यूम करो, और सार्थक जब बड़ा भाई है तो सभी भाई या उनकी वाइफ है, यानी वाइफ्स, और उनकी बहन और सार्थक की वाइफ भी उनका कहना नहीं मानती, मतलब कहना मानती है कहना टालती नहीं है, ऐसा बोलना था मैं, सॉरी। हाँ, यानी उसकी डिसीजन घर में फाइनल डिसीजन सबकी लपकती उनके सामने, यानी इन शॉर्ट सब डरते उनके सामने, ऐसा। हाँ, तो इस तरीके का ऐसा बिजनेस के अंदर घर का जो हेड है, जिसके अंदर सारी डिसीजन सिर्फ एक ही है, वो है सार्थक, क्योंकि आज सबसे बड़ा सार्थक रहा उनके घर में, बाकी सब पास आउट हो गए, पास अवे हो गए। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जो सार्थक है वो कहलाएगा कर्ता, कहलाएगा, यानी इंडियन नाम है, कर्ता धर्ता, बोलते ना हमारा कर्ता, तो यही है। देखो ये पूरा जो बिजनेस है इंडिया से ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसके नाम भी आपको इंडियन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इंडियन। आप समझा आपको क्लियर? और जो बाकी सब घर के मेंबर है सभी, यानी कौन? सार्थकी का या जतिन की, जानवी, पीयूष, पायल, नीरज, निर्मा, परी और उनके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, शॉर्ट नाम धन। हाँ, ये पूरी ऐसे उनका जो फैमिली है, ये सभी मेंबर्स कहलाएंगे को पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे? और सभी इस हल्दीराम स्वीट एंड नमकीन के मालिक है। कौन है? तो ऐसे बिजनेस को अपन बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब परी इस बिजनेस में मालिक है, कब तक? जब तक वो परी पराया नहीं होती। इन शॉर्ट, परी अपनी ससुराल नहीं जाती तब तक कि वो इस प्रॉपर्टी में, इस बिजनेस के अंदर मालिक है, उसका भी हक है। समझा आपको क्लियर? लेकिन जैसे ही परी की अगर शादी हो गई, ओके,
परी की अगर शादी हो गई तो परी की शादी होने के बाद अब वो इस बिजनेस की मालक नहीं रही, और परी वैसे भी शादी की जाएंगी तो बड़ा भाई सार्थक उसको खालिया नहीं मिलेगा, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसको दे देगा, जिसको अपन बोलते हैं स्त्री धन। क्या बोलेंगे इसको हम? हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग स्त्री धन अलाउड है, डाउरी अलाउड नहीं। ओके क्लियर? तुमको समझा? बाप खुद होके अपनी इच्छा से दे वो स्त्री धन, ससुर जबरदस्ती ले डाउरी। समझा? दोनों में क्या है? दोनों में कुछ नहीं, लड़की को सिर्फ क्लेम करना पड़ता। क्या होता? क्लेम। कैसे? अगर ससुर वाले अच्छे चले तो स्त्री धन, ससुर वाले बुरे चले या नहीं पट रही ससुर से तो डाउरी करके लगा दो, खत्म। इसे सब क्लेम करना है। क्या करना है? सिर्फ क्लेम। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब तुम ध्यान दो। अब ऐसा बिजनेस सोसाइटी डिजायरेबल क्यों चाहता है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। पहले बताओ, आपको समझा? अच्छा, ये बिजनेस मोस्टली हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, किसी ने हिंदू लॉ के अंदर, और इसमें कोई एक्ट नहीं है। पूछो क्यों? हिंदू लॉ का एक्ट है क्या? बताओ कौन सा है? हिंदू लॉ, वो कंपनी एक्ट है। पढ़ता हूं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ हिंदू लॉ। देखा? ये बहुत सदियों से रहा, जब से हमारी हिंदू सभ्यता बनी हुई है तब से वो कंपनी एक्ट है। ओके क्लियर? समझा आपको अच्छे से? तो ऐसा बिजनेस जो हमारे एंसेस्टर से ला रहा है, जो हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी जब से इंडिया बनी है वहां से हिंदू की सभ्यता बनी है और वहां से वो कुछ प्रिंसिपल बनाया गया, उसको नाम दिया हिंदू लॉ। तो ऐसा बिजनेस जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, जो परंपरा चली आ रही है ना हमारी, वैसा। और इंडिया का परंपरा है कि यूनिटी, वो यूनिटी बिलोंग करती है। क्या करते हैं? सब फैमिली एकजुट होके चले, एक समान चले। आज क्या हो रहा है? आज बिजनेस फैमिलीज में यूनिटी नहीं है, तो इसलिए आज सभी लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न में डिवाइड हो गए। क्या हो गए? डिवाइड। लेकिन पहले चलते थे, आप हमारे एंसेस्टर्स की बात करोगे तो एक बिजनेस के अंदर पूरी फैमिली पलती थी, पूरी जॉइंट में होते थे बिजनेस। दादू के दादू भी आज देखोगे तो जॉइंट में होंगे पहले, वो तो बाद में फिर जनरेशन बनी नहीं आपस में, इसलिए अलग हुए। लेकिन पहले के लोग एक साथ होते थे, चलते थे और पूरा जॉइंट में बिजनेस करते थे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या होता है उसको? तो वैसे ही यूनिटी में ये बिजनेस चलता था पूरा। समझा आपको? क्लियर? तो बताओ, घर के मुखिया को क्या बोलोगे? कर्ता, और बाकी मेंबर्स को को पार्टनर्स। क्या बोलोगे? हाँ, बाकी को पार्टनर नहीं, को पार्टनर्स। स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, ये क्या है? को पार्टनर्स। समझा आपको? क्लियर? अब सोसाइटी क्यों ये चाहती है? देखो, इसका ओरिजिन कहां से आया हुआ है? इंडिया से। देखो, पेक्यूलियर टू इंडिया में मोस्टली ज्यादातर बिजनेस ये पाया जाता है इंडिया में, इसका एग्जिस्टेंस ही इंडिया में एक्चुअली, ऐसा बोल सकते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपको इधर विदेश में जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म भी आपको इधर और विदेश में दिखेंगे, लेकिन ये जो बिजनेस है इसका ओरिजिन, ये पैदाइशी कहां से हुई है? इंडिया से। समझा? हाँ बोलिए। अगर फैमिली ज्वाइंट में आप हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर होते हो तो आपका बिजनेस ज्वाइंट है, फैमिली बिजनेस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आप सिंगल ओनर हो, यहां पे आप मल्टीपल ओनर्स हो। कर दिखाते क्या हो आप? इन द आइज ऑफ लॉ व्हाट आप दिखा रहे हो मेन है। अगर हम दो भाई है, या पूरी देखो यहाँ पे से दो भाई चाहिए, यहाँ पे पूरी फैमिली का एक ही बिजनेस चाहिए, जो भाई के कजिन भी तुम्हारे यहीं पे चाहिए इन्वॉल्व, कॉमन एंसेस्टर से सारे मेंबर जो बिलोंग करते हो, चलेगा। आप साइड कर सकते हो, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रहना है अगर आपको, तो हिंदू लॉ कहता है कि आपका जो आपके सारे मेंबर्स का जो इनकम है वो एक साथ कंप्यूट किया जाएगा, क्योंकि इसमें टैक्स में आपको एग्जम्पशंस मिलते हैं बहुत सारे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड के तहत अगर आपका इनकम टैक्स जुड़ता है तो आपको टैक्स में कम बेनिफिट मिलता है बहुत सारा। वो तो क्यों? क्योंकि सोसाइटी डिजायरेबल है, ये समाज चाहता है कि ऐसे बिजनेस फल फूलते रहे। अब ऐसे बिजनेस फल फूलते कैसे रहेंगे बताओ? बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जब गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देंगी तो ऐसे बिजनेस गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है? सोसाइटी के अंदर ऐसे बिजनेसेस को अगर चल रहे हैं आज भी, तो ऐसे बिजनेस का टैक्स जो है वो बहुत सारे जगह पे एग्जम्पशंस होता है, यानी टैक्स में इनको बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलता है एक्चुअली इनकम टैक्स में। समझा आपको? क्लियर?
अरे आ रहा क्या, लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव और, तो आज हमें वो भी दिखना है। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ बता। हाँ नहीं नहीं कर सकते, पूछो क्यों? क्योंकि आपका इनकम टैक्स उसमें जुड़ेगा। किसमें? देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, आप सभी का इनकम एक साथ कंप्यूट होता है। क्या होता है? एक साथ, और एक साथ कंप्यूटर की वजह से आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैसे दिखाओगे? आपका तो आपका लीगल एंटिटी जॉइंट में है ना, दैट्स व्हाई। समझा आपको? क्लियर? पक्का? हाँ, आप अगर बंटवारा कर देते हो भाई भाई, तो यू कैन एस्टेब्लिश योर सोल ट्रेडिंग कंसर्न। गॉट इट? क्लियर? ओके। हाँ, अरे इसमें भी ब्रांच कर सकते हो आप। अगर सभी का बिजनेस जॉइंट में, आप 10 ब्रांच खोलो ना, लेकिन सभी का इनकम प्रॉफिट एक साथ आएगा। क्या आएगा? हाँ, और सभी ब्रांचेस में ओनर है। हेलो, सभी। अभी ये हल्दी शाम स्वीट नमकीन, ये 100 साल पुरानी कंपनी दुकान है हमारी। अब 100 साल पुरानी दुकान हमारी चल रही है, तो हमने 4-5 ब्रांचेस खोल दी होंगी, लेकिन सभी का मुखिया एक ही है, सार्थक। यानी ये ब्रांच अकोला में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे वर्धा में हो, चाहे रायपुर में हो, ठीक है। अब चारों भाई लगे तो अलग अलग संभालेंगे, लेकिन इनके घर में डिसीजन एक की चलेगी, ओनली करता की। ये जो बोल दिया, इसके बिना भाई बाकी भाई पत्ता भी नहीं लाते। आ रहा कि तुमको? तो घर का मुखिया जो होता है वो करता होता है। अब जरूरी नहीं करता, जो हेड है फैमिली में एज वाइज वही मुखिया बनेगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है, 4 भाई है, पहले नंबर का भाई थोड़ा ऐसे होता है, यानी इसका क्या होता है भाई, वो एक्टिव नहीं है, वो बोलता है नहीं मेरे को संभाला नहीं बिजनेस, तो दूसरे नंबर का भाई टेको करता है, फिर वो करता बनता है, वो बोलता है तू संभाल। तो ऐसे करता जरूरी नहीं कि एज वाइज नहीं, जो कॉम्पिटेंट होगा क्या होगा, कभी भी छोटा भाई भी करता बन सकता है। तो ऐसा एज वाइज नहीं चलता है, लेकिन एवरी कॉइन इज पॉजिटिव। और अब पॉजिटिव क्या है सुन लीजिए, व्हाई सोसाइटी डिजायर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। क्या होता है, घर में 4 भाई है, ए बी सी डी। अब अचानक डी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल। अब क्या होगा? अब अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में 4 होंगे, तो डी की फैमिली तो पूरी बिखर गई ना। पूछो क्यों? क्योंकि दैट सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज डिपेंड ऑन द सोल ट्रेडर, एंड सोल ट्रेडर नहीं, बच्चे छोटे हैं उसके, वाइफ है उसकी, हरा भरा फैमिली था भरपूर वाला, चले गया छोड़ के बेचारा। अब डी चले गया, तो क्या होता है, अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में 4 भाई होंगे, तो ए बी सी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। होता है ना, हमारे यहाँ पे दिखते हैं हम लोग, 4 भाई थे, एक भाई डेथ हो गई, 3 भाई बोलेंगे देखो भाई क्या करना है तुम्हारा घर, तुम देखो, सपोर्ट नहीं करता कोई सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। लेकिन अगर यही 4 भाई हिंदू फैमिली में होते थे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाते थे, तो अगर डी की डेथ होने के बाद भी डी के उसके बच्चे उसकी घरवाली आराम से पलती थी अच्छे से। क्यों पलती थी? क्योंकि उसका भी उस बिजनेस में हिस्सा है। तीनों रिमेनिंग जो भाई है ए बी सी, हेलो, वो ए बी सी उनको भी पालते थे अच्छे से, क्योंकि उनको पता है कि इसका भाई का भी हिस्सा था और उनकी वाइफ का भी हिस्सा है, उनके बच्चों का भी इसमें हिस्सा है। समझा आपको? दूसरा केस, ए बी सी डी 4 भाई है, डी सी सपोज विडो है, विडो नहीं बोलते, सॉरी, हैंडीकैप। सी क्या हो गया? हैंडीकैप है। सपोज सी हैंडीकैप है, वो बेचारा चल सकता नहीं है या बात भी नहीं करता बराबर। तो बताओ, अगर ये 4 भाई सोल ट्रेडिंग कंसर्न में होता, तो सी की तो लाइफ ही हेल। पूछो क्यों? वो बेचारा अकेला क्या करेगा। लेकिन यही अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होंगे, तो सी को 3 भाई रिमेनिंग ए बी डी वो लेके चलेंगे नहीं उसको। तो इस तरीके से इसलिए सोसाइटी चाहती है कि ऐसा बिजनेस फल फूलता रहे कि अगर किसी की एक के ऊपर आपत्ति आई तो पूरा फैमिली उसके साथ खा रहे, और फाइनेंशियली भी, क्योंकि सबसे मेन डिस्प्यूट का जो मैटर है वो फाइनेंस होता है। क्या होता है? फाइनेंस। तो इसलिए ये सोसाइटी चाहती है कि ये सभी ऐसे बिजनेस फल फूलते रहे समाज के अंदर। हाँ बोलिए। बन सकती ना उसकी वाइफ? नहीं, हाँ, अगर ए बी सी है, ए की डेथ हो गई, ए की डेथ हो गई, और बी सी डी वो बोलते कि भाभी अब आप ही हमारे सब कुछ है, आप संभालो, तो फीमेल बिकम करता, बिकॉज उनकी वाइफ को भी यहाँ पे ओनरशिप दी गई है। क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या कहता है, सुन लीजिए। देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, हेलो,
कौन इसके अंदर मालक बन सकता है बताया है, देखो अकॉर्डिंग टू जॉइंट हिंदू फैमिली, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली कंसिस्ट जिससे मिलके बनता है वो, यानी इसके अंदर कौन कौन मेंबर बन सकता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस डायरेक्टली बिलोंग्स टू, ये लाइनली का मतलब है डायरेक्टली, क्या होता है डायरेक्टली का, और बिलोंग्स के लिए हमने वर्ड यूज किया डिसेंडेड, क्या यूज किया हमने वर्ड, ये लॉ का वर्ड है, डायरेक्टली बिलोंग्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, यानी वो सारे पर्सन जो हमारे पूर्वज कॉमन पूर्वज से बिलोंग कर रहे हैं, यानी मेरे चाचा के बेटे चलता, यानी जो ब्लड रिलेशन कॉमन रहे, क्या इनका कॉमन, समझा आपको क्लियर, वो लोग यहाँ के मेंबर बन सकते हैं, प्लस एंड इंक्लूड देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां, अब वाइफ और वाइफ से फर्क क्या है, WIVES कहना प्लूरल, हाँ, और वाइफ ने सिंगुलर, एक वचन अनेक वचन, तो मैं पता ना आपको, तो उनकी पत्नियां, उनकी सारी पत्नियां जितने भी होंगे, मतलब पत्नी तो एक ही होंगी एक को, हाँ, लेकिन जितने भाई होंगे उनकी पत्नियां यहाँ की मेंबर बन सकती है, वो सारे पर्सन जो डायरेक्टली बिलोंग करते होंगे कॉमन एंसेस्टर प्लस उनकी पत्नियां, क्योंकि वो पत्नियां तो उनके एंसेस्टर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि दूसरे से आएंगे ना घर से, प्लस आगे दिया है एंड अनमैरिड डॉटर्स, जब तक डॉटर की शादी नहीं हो रही तब तक यहाँ के मेंबर मालक, शादी हो गई पराया धन, क्या हो गई, हाँ बोलिए बेटा, वाइफ का डिवोर्स होने के बाद जो उसको हिस्सा मिलता ना, वो उसी वजह से तो मिलता है हिंदू लॉ के अकॉर्डेंस, समझा, अरे आ रहा क्या, अब मैं भुक्तभोगी हूं इधर, तुमको तो बताइए शायद से, हाँ ओके क्लियर, हाँ बोलो, नहीं, इसमें डिसीजन करता रहेगा, बाकी सब फॉलोअर है, कौन है, हाँ, डिसीजन मेकर एक ही है, करता, ये अलग बात नहीं, करता क्या चाहता है उसके ऊपर है, वो एडवाइस लेना चाहेगा सबसे, लेकिन डिसीजन एक ही होता है, करता, अब घर के बड़े हैं तो उनकी इज्जत तो करनी है ना अपने को बेटा, डिसरिस्पेक्ट तो ना करेंगे अपन, समझा आपको क्लियर, हाँ बोलिए, सॉरी 3 भाई है, बेटा तो आप जो थर्ड भाई है जिसको प्रोफेशन में जुड़ना है, कोई भी अदर प्रोफेशन में जुड़ना है, तो आप उसको बोलिए कि हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये ब्रांच दिखा, तेरा ओनरशिप सेपरेट मत कर, बहुत लोग क्या करते हैं, 3 भाई है सोल ट्रेडिंग कैंसर में खेलते हैं, लेकिन दिखाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, क्यों, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम एक ही फैमिली में, आज भी हम हमारी इनकम ज्वाइंट आ रही, क्या आ रही, ज्वाइंट में आ रही, भले धंधे अलग अलग है लेकिन दिखा रहे HCF के अंदर, तो उनको HCF का बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है टैक्स में, हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का उनको बेनिफिट मिलता है, याद रखना ये, समझा आपको क्लियर, बहुत सारी फॉर्म ऐसे भी होंगे आज भी जो चला रहे होंगे दुप्पल में सोल ट्रेडिंग, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ उनकी इनकम कंप्यूट हो रही है इनकम टैक्स में, और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बेनिफिट लेते हैं, समझा क्लियर आपको, बस आपका इनकम एक साथ कंप्यूट करना है, तेरी इनकम उनकी इनकम प्लस करो, एक ही इनकम टैक्स भरते हैं सबका कॉमन इनकम टैक्स, हाँ तो रजिस्टर वही किया ना अपने, आप पहले सेपरेट एक्टिविटी करो ना बिजनेस की, लेकिन आपका बिजनेस का इनकम हम एक से दिखाएंगे, कंप्यूट करेंगे, हाँ बोलो, भाई भाई पार्टनरशिप क्यों करेंगे, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आएंगे ना, भाइयों के लिए बनाया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब मैं आऊ जाऊं, सार्थक का सरनेम क्या है, राजदेव, हम दोनों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दिखाएंगे क्या, बोलेंगे पागल बनाने क्या हमको, आहूजा चलता, राजदेव चलता, समझा आपको क्लियर, अरे आ रहा के लिए तुमको, समझा, चलो अब इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स देखते हैं, हाँ सुनो, अब इसकी खासियत क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो खासियत है ना, खासियत में अच्छी बुरी बातें दोनों आती हैं, फीचर्स में तो खासियत क्या है, और खासियत में अच्छी बुरी बातें दोनों आती है, दोनों ने क्यों, देखो मैं बोलता हूँ तुषार क्लास का सबसे नटोरियस बॉय है, तो ये खासियत हुई कि नहीं, क्या
कि इससे नोटोरियस कोई नहीं है, ये फीचर है उसका। यानी क्या सीखा, फीचर वाले जो मुद्दे होते हैं मुद्दे, इसमें अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों आती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एडवांटेजेस, तो सिर्फ आपको इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, और अगर डिसएडवांटेज आया, ड्रॉबैक्स, तो आपको सिर्फ बुरी बुरी बात लिखनी है। यानी फीचर देखकर अगर क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक का फीचर आया, कोई भी टॉपिक का, तो वो चाहता है कि इसके बारे में जो आ रहा है लिखो पेपर वाला। इन शॉर्ट हम सब एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि फीचर में सब एक्सेप्ट होते हैं, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। समझा, क्योंकि बुरी है तो वो बुरी उस पर ही है, उसके अलावा कोई नहीं है इसके अलावा, और जो अच्छी तो इसके अंदर ही अच्छी है, इसके अलावा ऐसी खासियत इसके अलावा और किसी के पास नहीं है। समझा आपको क्लियर? बेटर ध्यान दो इधर। हाँ, तो शुरू करते हैं अब इसका फीचर्स, अच्छी बुरी बातें दोनों देखते हैं। अब बताओ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का पहला फीचर है फॉर्मेशन। यानी क्या, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो चलती किसके मुताबिक है, एज पर दी हिंदू लॉ, तो इसका फॉर्मेशन भी हिंदू लॉ के मुताबिक ही चलता है। नेक्स्ट है कर्ता एंड को पार्टनर। यहाँ पे फैमिली का हेड है, जो हेड जो सभी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, कर्ता, और सारे बाकी मेंबर्स जो है वो फॉलोअर है। कौन है? अच्छा, मजा की बात क्या है, बोलो। मजे की बात यह है कि कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब सर ये बात समझी नहीं, सुनो। लायबिलिटी का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। सुनो, कर्ता यानी कर्ता, मुखिया घर का या बिजनेस का कितना भी कर्जा बिजनेस के नाम से ले सकता, क्योंकि उसको पता है सोसाइटी को कि चलती इसकी है। लेकिन को पार्टनर्स नहीं, को पार्टनर का जितना हिस्सा दुकान से निकलेगा लोग उसको उतना ही कर्जा देंगे। एग्जाम्पल दूं, सपोज ये एग्जाम्पल थे, सार्थक, जतिन, पीयूष और नीरज और परी, ये 5 लोगों की अलग अलग फैमिली है। परी की बनी, बाकी बनना, हाँ बाकी की बन चुकी है। ओके, ये 5 लोग हैं बड़े घर के। अब क्या हुआ, इन आज के बिजनेस की तो सबकी वैल्यूएशन है सपोज 5 करोड़, यानी उनका जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस, जॉइंट वाला ये चल रहा है, स्वीट मार्ट एंड नमकीन्स स्टोर्स है, एक नहीं है। 5 करोड़ की वैल्यूएशन है। अब ये 5 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो कर्ता अगर चाहे उसके अंदर 2 करोड़ लगा सकता, लेकिन को पार्टनर लगा सकते नहीं है, पहले उसको कर्ता से पूछना पड़ेगा। ये हो गई लिमिटेड लायबिलिटी, क्या हो गई उसकी, को पार्टनर की। और कर्ता बिना पूछे कितना भी पैसा बिजनेस के अंदर और लगा सकता है, ये हो गई अनलिमिटेड लायबिलिटी, फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी दोनों, कैपिटल। क्योंकि ये बिना पूछे बड़े भाई से कुछ नहीं करेंगे ना। जब पता चलती बड़े भाई की है तो सारी डिसीजन बड़े भाई लेंगे, तो जो भी इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी कौन तय करेगा, बड़ा भाई, यानी इन शॉर्ट कर्ता। तो इसलिए कर्ता की जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड, और को पार्टनर यानी घर के बाकी सारे मेंबर्स, इवन सार्थकी का जो है, ये भी अगर इसको करना है बिजनेस में इन्वेस्ट इसके, तो भी उनको कर्ता से पूछना ही पड़ेगा। समझा? अरे आ रहा क्या? और उसी प्रकार कर्ता मार्केट से बिजनेस के नाम से कितना भी हिस्सा ले सकता है, लोन, कितना भी लोन। एग्जांपल दूं, देखो ये अच्छी बात भी बुरी बात भी है। इसका कभी कभी करता है ड्रॉबैक भी, उसका मिसयूज भी करता है। क्या करता है? कैसे? देखो ध्यान दो लायबिलिटी। अब सपोज फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की वैल्यूएशन है, जतिन को अगर बाहर से दुकान के लिए कर्जा लेना है तो वो कितना ले सकता है? 1 करोड़। पूछो क्यों? क्योंकि 5 करोड़ के 5 हिस्से होंगे आगे, तो 1 करोड़ का उसका बिजनेस कैसा है आज की तारीख में, बराबर कि नहीं? तो वो 1 करोड़ जितना उसका कैपिटल है, मार्केट उसको 1 करोड़ तक की लोन दे सकती है। ये हो गई लिमिटेड लायबिलिटी। क्या हो गई ये? लेकिन सार्थक का भी हिस्सा 1 करोड़ है, तो सार्थक चाहे तो पूरे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक के वो पब्लिक से, मतलब मार्केट से या बैंक से, फर्म के नाम से लोन ले सकता है। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझा आपको क्लियर? इसलिए कर्ता की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, और को पार्टनर रिमेनिंग मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। हाँ, अभी बैंक आपको एसिड गिर रखेंगी, आपको एसिड गिर 5 करोड़ की, तो क्या करोगे आप? समझा आपको क्लियर? उससे ऊपर आपको देता दे, ले लो भले, कितना भी कर्जा ले सकता है सार्थक का, क्योंकि सार्थक कौन है? कर्ता। कौन है? बाकी सब मेंबर्स कौन है? को पार्टनर। समझा आपको क्लियर? तो इसका ड्रॉबैक भी है, क्या है?
कभी कभी अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी का करता मिसयूज भी करता है। तो अगर मैं इसका डिसएडवांटेज में जाऊं तो उसमें मैंने डाला हुआ ये पॉइंट देखिए, ड्रॉबैक्स। The liability of कर्ता is unlimited in the case of liability goes beyond the recovery. It is recovered by co-partners. करे कोई और भरे कोई और। अगर कर्ता के हिस्से की ऊपर की लायबिलिटी है तो को पार्टनर के हिस्सों में भी कंप्रोमाइज किया जाएगा। को पार्टनर्स की, कर्ता की नहीं। अब बताओ सपोज फॉर एग्जांपल 5 भाई है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, 1-1 करोड़ का एक हिस्सा है ना, अलग हुए तो, अलग नहीं हुए तक, अलग होंगे तो। अब क्या हुआ, कर्ता ने 3 करोड़ कर्जा ले लिया, अब अलग होना है इनको, तो बैंक वाले पहले 3 करोड़ का प्रॉपर्टी सील करेंगे, अपने नाम पे करेंगे, बाकी बची कितनी 2 करोड़ की। अब जो बाकी भाई है 4 भाई रोएंगे हमारा हिस्सा भी ले गए, तो लेके ही जा सकता है ये हिस्सा, ये बर्बाद कर सकता है। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या? फिर सार्थक बोलेगा बड़ा भाई हूं तो इज्जत से बात कर, पैसा अपने जगह पे, रिलेशन छोटा होकर बात करेंगे भाई सबने, चुप बैठ। HUF फर्म को तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म इसको तो बोलते हैं। इधर अलग अलग लायबिलिटी है। अरे को HUF यानी क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को ही हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। समझा आपको क्लियर? हाँ, तो उसमें को पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है मालिकों की, और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। समझा अभी? तो कर्ता कभी कभी अपना क्या करता है, हेलो, कभी कभी क्या करता है, कर्ता मार्केट से अपने हिस्से से ज्यादा कर्जा लिया अगर, तो बाकी के हिस्सों में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। समझा आपको क्लियर? यानी बाकी के हिस्से बेचारे अपने आप कम हो जाएंगे सबके। जहां पर 1 करोड़ मिला था अब उनको 50-50 लाख ही मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ को संभालोगी, जाओ। समझा आपको क्लियर? कर्ता ने बर्बाद कर दिया ऐसा। हाँ आगे, दिस में एडवर्स, ये उल्टा अफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। 5 करोड़ की बिजनेस थी, कर्ता ने डिसीजन गलत दे दी एक, अब वो 3 करोड़ लॉस में आ गया, बाकी 2 करोड़ का बिजनेस हो गया। तो बताओ ये एडवर्स अफेक्ट हुआ कि नहीं? अब प्रॉफिट जो पहले होता था अब होगा क्या उतना, क्योंकि पैसा पैसे को बढ़ाता है। तो पहले 5 करोड़ की वैल्यूएशन बिजनेस था तो प्रॉफिट ज्यादा था, अब 2 करोड़ का बिजनेस लगा तो प्रॉफिट भी कम होगा ना, आधा हो गया ना बिजनेस। समझा कुछ तुमको? हाँ आओ तो बोलो आगे। नेक्स्ट और देखते खासियत क्या है इसमें। हाँ अब बताओ पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? ओनली करता, बाकी सब फॉलोअर है। कौन है? सबको काम बटा हुआ है, लेकिन बिना बड़े भाई से पूछे बाकी लोग काम करेंगे। इवन बहन को भी कुछ काम करना है बिजनेस के अंदर तो कर सकती है, लेकिन बिना बड़े कर्ता से पूछे बिना नहीं। समझा क्लियर? आगे, ज्वाइंट ओनर, सबकी ओनरशिप कैसी है? ज्वाइंट में। मेंबरशिप, यहाँ पे मेंबरशिप पैसे देके नहीं मिलती है, बाय बर्थ आपको उस घर में जन्म लेना पड़ेगा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे। जैसे अभी एग्जांपल, अभी अंबानी है, अब अंबानी अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता होगा तो अंबानी के अंदर अगर तुम बोलोगे मैं तुमको 5 करोड़ देना, मेरे को मेंबर बनाओ घर का, तो नहीं भैया, अंबानी घर पे आपको जन्म लेना पड़ेगा, और ये जन्म में वो पॉसिबल नहीं है, अगला जन्म ही बनेगा। हाँ ये अलग बात है, तुम अंबानी कुछ बना के अपने पीढ़ी को वैसा फील प्राउड कर सकते हो, ओके क्लियर? लेकिन उसके लिए पढ़ाई, दिमाग सब चाहिए। ओके क्लियर? हाँ अरे आ रहा क्या समझ में आपको? तो यहाँ पे मेंबरशिप कैसे मिलती है? बर्थ। और मेंबरशिप टूटती भी कैसी है? ओनली डेथ, बाय डेथ। आप बर्थ हुए, आप घर में जन्मे हो, आप इस बिजनेस के मालिक बन गए। क्या बन गए? मालिक। और आप अगर मृत्यु होगी किसी की भी तो उसी दिन उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट क्या हो जाएगी? टर्मिनेट को यानी तोड़ना, तोड़ने को वर्ड यूज है टर्मिनेट। समझा आपको क्लियर? तो बता मेंबरशिप ऐसे बिजनेस की कैसे बनती है? बाय बर्थ। और टूटती कैसी है? बाय डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ पे 4-5 भाई एक से काम बांटा हुआ होता है। क्या होता है? एक संभालता फाइनेंस, एक संभालता सेल्स, एक संभालता है, यानी पार्टनरशिप फर्म जितना एडवांटेज इसको भी है। अरे पार्टनरशिप में भी डिवीजन वर्क होता है ना, यहाँ भी डिवीजन वर्क है, क्योंकि 4-5 भाई सब एक ही ज्वाइंट बिजनेस में ना, तो पहले से ही काम बांट देते भाई, एक को संभालेगा फाइनेंस, एक को सेल्स, एक को परचेसिंग, एक को मार्केटिंग।
सबको बांटने का करता है, ये ले संभालो अपना अपना काम, चलो नालायक हो जाओ। प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ अब यहाँ पे पार्टनरशिप की तरह यहाँ पे भी प्रॉफिट सब में शेयर होगा। क्यों पूछो क्यों? सभी मेंबर्स घर के मालक है, और जब मालक एक से ऊपर है तो प्रॉफिट्स में शेयरिंग करना ही पड़ता है। ओके क्लियर? अब यहाँ पे एक बेनिफिट अच्छा है जो पार्टनरशिप में बहुत कम देखने को मिलती है ना, थोड़ी दिखने को मिलती है, इतना डिग्री नहीं होता है कोई डिसीजन। पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी पार्टनर से पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन यहाँ पे कर्ता को किसी से पूछने की जरूरत, यहाँ पे सबका डिसीजन मेकर कौन है, एक ही पर्सन, और जहाँ एक पर्सन होता है वहाँ डिसीजन क्विक होती है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की तरह। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को ये बेनिफिट है, इसको किसी कंसर्न लेने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसलिए करता है डिसीजन मेकर, इसलिए सारी डिसीजन करता ही लेता है, और इसलिए जब एक पर्सन डिसीजन लेगा तो वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से सलाह करने के कंपैरिजन में क्विक ही होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट मैटर आता है जिसके लिए हम डिले नहीं करते, वहां पे इंपॉर्टेंट अपने को हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ऑर्डर। हाँ बोल। तो जो लास्ट में हिस्से बटेंगे का दुकान अलग होगी, तो बेटा सबके हिस्से में होगा ना। अब करता सब अपनी फैमिली को फल फूलते रहेगा, बाकी फैमिली को भूखा रखेगा, तो बाकी को उपासना क्या बोलेंगे, ये तो फायदा ले रहे हैं आप नाजायज, आपको सभी को पालना है। अब सभी को पालना है ना, क्या प्रॉफिट में सभी का हिस्सा है, इसका मतलब है। अरे तू बड़ा भाई है, अगर सपोज 4 भाई की फैमिली तेरे को पालनी है, तो बताओ उसका जो प्रॉफिट, उनका जो सर्वाइवल है वो फ्री में चलेगा क्या? कैसे होगा? प्रॉफिट होगा तभी तो। प्रॉफिट क्या लेगा? प्रॉफिट क्रिएट फाइनेंस, फाइनेंस से बिजनेस की ग्रोथ भी होती, सर्वाइव होती, और ओनर की भी सर्वाइव होती। तो देखो अपने ये जो पाल रहा बाकी लोगों की फैमिलियां, तो ये कैसे पाल रहा भाई तू? सार्थक बता ना। हाँ समझा? तो प्रॉफिट में इनडायरेक्टली सबका हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, सिंपल। आगे, हाँ अब ये बिजनेस जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आता है, तो इसलिए ऐसा बिजनेस कंटिन्यूटी बेनिफिट लेता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ये फ्लो होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन वाला दूसरे जनरेशन को लेके आता बिजनेस, दूसरा जनरेशन तीसरे जनरेशन। तो ऐसा ये बेनिफिट है कि देखो पार्टनरशिप कब बंद होगी पता नहीं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी कब बंद होगी पता नहीं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, क्या है, बराबर कि नहीं। लेकिन ये जॉइंट इन द फैमिली जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, इसलिए इसका नाम दिया कंटिन्यूटी। क्या दिया हमने? अब देखते हैं कुछ बेनिफिट भी है। अब एडवांटेजेस में सिर्फ अच्छी अच्छी बात लिखना, फीचर्स में अच्छी बुरी बात दोनों, लेकिन एडवांटेजेस में सिर्फ अच्छी बात है। सर ये आप हमको बता तो रहे हो, लेकिन इतना शूट में डिस्प्ले हरा रहे हो तो हम लिखेंगे क्या? अरे मैं ये लिखूंगा तो नहीं आपको, हम यहाँ बनाएंगे। मैं सिर्फ आपको इसके बेनिफिट्स बता रहा हूँ, बेनिफिट्स क्या क्या है। पहले सारा एसपी घूम के आएंगे, फिर लैंग्वेज में समझेंगे कंसेप्ट्स। समझा मेरी बात को? ओके डन। हाँ ध्यान दो अभी। अब पहला बेनिफिट क्या है? इजी टू स्टार्ट। पूछो क्यों? इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी पार्टनरशिप की तरह या कंपनी की तरह या अदर बिजनेस की तरह नहीं है, इतना एकदम मिनिमल फॉर्मेलिटीज है जो करके आप हिंदू लॉ के रजिस्टर हो जाए आपका बिजनेस शुरू। तो इसलिए इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है। क्या है इसका स्टार्ट करना ईजी है? नेक्स्ट है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। नहीं करूँ, सबसे मेन है, सुनो क्या होता है। when the decisions of all when the decision making is power when the power of decision making is hand of the top management only, that functions of management is known as centralized management। समझा? सुनो, जब घर के बिजनेस के सारे डिसीजन सब घर मुखिया ले, कौन ले? मुखिया, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। और जब हम पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग बांट देते हैं, अलग अलग एरिया की डिसीजन अलग अलग पर्सन लेगा, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इसको एग्जांपल में दूं, देखो ध्यान दो, या आपको आगे ओसीएम में एम में मैनेजमेंट में आएगा। मैंने आपको ओसी पढ़ाया हुआ है, एम बाकी अपना, ठीक है। अभी का चल रहा है एसपी चल रहा है, अभी समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ सुनो, मैं आपको 11th में ही आधे से ज़्यादा 12th का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ताकि आगे आपको तकलीफ जाए नहीं। इसलिए हमारा 11th थोड़ा लेट होता है खत्म।
ओके क्लियर बच्चा लोग, ताकि आगे आपको 12th में रत्ती भर भी तकलीफ जाए नहीं। और ये आपने अपने सीनियर से कंफर्मेशन कर दिया होगा, नहीं किया? अरे है ना? हाँ ध्यान दो, उसने आपको बताऊंगा 11 का एसपी पढ़ ले अच्छे से, 12th अपने आप आएगा। ठीक है चलो ध्यान दो। हाँ एग्जाम्पल, सार्थक, जतिन, पीयूष और नीरज, परी, ये चारों पांचों भाई एक ही फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूंगा और फिर बिजनेस की लाइफ, दो एग्जांपल दूंगा आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की। अब क्या हुआ, नीरज की शादी अभी तक नहीं हुई है, अज्यूम करो, तीनों भाई की हो गई है, नीरज और परी अब बाकी है, आएंगे अभी, अज्यूम करो निर्मा आई नहीं है। अब क्या हुआ नीरज, एक दिन क्या हुआ, सार्थक घर का मुखिया है, करता है। एक दिन क्या हुआ, सार्थक कहीं फंक्शन में गया था, उसको कोई तो भी एक लड़की दिखी, सार्थक ऑलरेडी मैरिड है, उसको तो बच्चे भी है। ओके क्लियर, समझा? अब क्या हुआ, उसको लड़की दिखी, लड़की बहुत सुशील थी, पता कराया, नाम था निर्मा। ओके क्लियर? एक रिक्वेस्ट टू यू, मेरा पीछे बैचेस है, आप समझा करो थोड़ा, ओके? घर में सभी भाइयों की और बहनों की सार्थक से एकदम डरते, चलती इसकी। सार्थक ने क्या किया, सार्थक ने पता कराया निर्मा के बारे में, अच्छा इंक्वायरी मिला, और जतिन नीरज को आके बोला कि नीरज कल के कल अपन को ये चलना पड़ता, तो नीरज ने ठीक है भैया, वो क्वेश्चन नहीं करता, और उसने सबको बता दिया कल सभी रेडी हो जाना, कल अपन नीरज की इंगेजमेंट करवा रहे हैं। किससे? निर्मा से, बिना नीरज के पूछे और बिना भाइयों के डिस्कस किए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग थी, ये किसने लिया? ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। इस मैनेजमेंट को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? एक होता है डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। क्या हुआ, सार्थक घर का मुखिया है, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन 2, सार्थक ने एक लड़की देखी निर्मा, अच्छी थी काफी, सुशील, हाँ अच्छे से। एक अब कंडीशन नंबर 2 क्या हुआ सुनो, वो उसने फोटो मंगाए, डाइनिंग हॉल पे सब भाई बहन साथ में खाना खाते हैं, और उन्होंने एक फोटो रखी, बोला ये नीरज के लिए मैंने लड़की देखी है, आपको अगर पसंद आता है तो आप बताइए, तो मैं इसकी मंगनी फिक्स करूं। नीरज से पूछा गया कि नीरज देख ले लड़की कैसी लगी देखो, और फिर सभी भाइयों से पूछ के, बहनों से पूछ के, परी भी खुश हो गई थी कि नहीं भाभी अच्छी है, और सभी भाइयों से सलाह लेकर आपस में एक डिसीजन बने कि हाँ निर्मा से इसकी शादी करनी है। किसकी? नीरज की। तो ऐसे मैनेजमेंट को हमने नाम दिया डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, जहां पे डिसीजन मेकिंग जो है सभी के पास है, क्या है, और सभी से सलाह लेकर ही हम डिसीजन लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट चलता है, लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न में और इसमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की पावर एक के पास है। अब ये तो मैंने उनके निजी लाइफ की बात की, बराबर कि नहीं? हेलो वेट हेलो, लेकिन अगर मैं बात करूं डिसीजन की भी, बिजनेस की भी, तो जहां सारे डिसीजन सब करता विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, तो उसको बोलेंगे हम डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। क्या बोलोगे आपको? और जहां पे अगर पूछ के सब सलाह ली गई तो वो गया डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। समझा आपको क्लियर? तो ये सेंट्रलाइज वर्ड और डिसेंट्रलाइज वर्ड क्या कहता है, मेरे ख्याल से मैं सक्षम हूं आपको पढ़ाने के लिए। हाँ
कंटिन्यूटी सेम है यहाँ पे भी कि ये बिजनेस जनरेशन में चल जाता है, कोई डिसीजन वही है। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंजेस। यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता। तो कर्ता की अगर नहीं बनी तो वो अपने बिजनेस का नेचर कभी भी चेंज कर सकता है, उसको को पार्टनर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्यों। एग्जाम्पल दूं, सपोज हलवाई की दुकान थी, अब हलवाई की दुकान में करते हुए कर्ता चाहता है कि अभी हम यही नाम से हल्दी शाम क्लॉथ स्टोर खोले, यानी हलवाई फील्ड छोड़ के, यानी स्वीट एंड नमकीन की फील्ड छोड़ के हम लोग कपड़े में टेक्सटाइल में जाए। कहाँ जाए? तो वो चेंज कर सकता है अपना डिसीजन। बाकी वो पूछना ही नहीं है, चलती किसकी है? कर्ता। बाकी सब फॉलोअर है। कौन है? अब ये अलग बात है कि ये टाइप का बिजनेस ऐसे में बंद होगा या आगे बढ़ेगा। बंद होगा ना क्या, भाई नहीं माने तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सब करेंगे, बंद करके बंटवारा करेंगे, यहाँ पे फिर सब मानेंगे तो चलेगा ये बिजनेस। तो यहाँ पे वही लिखवा है कि कर्ता कैन चेंज हिज डिसीजन एज पर सिचुएशन कंडीशन देखकर, ही कैन चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस ऑल्सो। जनरेशन से चला है, 2 जनरेशन से हमारे, कौन सी? हलवाई और स्वीट की। अब बताया जा रहा है यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस चेंज। समझा आपको? क्लियर? ही डिसीजन आर नॉट रिजिड, उसकी डिसीजन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अच्छा बताओ कौन से टाइप का बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करेगा? जहां पे क्विक डिसीजन होंगे, क्या होंगी? और जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को होती है। इन शॉर्ट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सारे बिजनेसेस चलाएंगे जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी होता है और इसमें भी होता है। समझा आपको? क्लियर? लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर कैसी है? लिमिटेड, कितनी? अब उसके जितना बिजनेस में हिस्सा नहीं होता है, यानी मार्केट से को पार्टनर जितना उनका हिस्सा है बिजनेस में वो उतना ही पैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 करोड़ का। लायबिलिटी ऑफ कर्ता कैसी है? अनलिमिटेड। गुड रिलेशन विद एम्प्लॉइज। अब यहाँ पे ऐसा बिजनेस जो है ना, यहाँ पे लोग ही इतने होते हैं घर के कि एम्प्लॉय बहुत कम होते हैं। अरे 4-5 भाई हैं संभालने के लिए तो एम्प्लॉय कम रखेंगे होते हैं, बराबर कि नहीं? तो जब ऐसा बिजनेस लोग ही घर के ही लोग सब चला रहे बिजनेस, तो फिर क्या होगा? अरे अपने इधर भी तो जॉइंट फैमिली, वो मनीष की दुकान थी पहले, मनीष की दुकान नहीं थी, मनीष की दुकान फटाको वाली है ना। हाँ, अब मनीष की दुकान थी तो मनीष की बहन, मनीष का भाई, मनीष का वो बहन का बेटा, सब एक ही दुकान में बैठते थे, याद है आपको? तो ऐसे बिजनेस जॉइंट तो फैमिली चलाते होंगे। अरे HUF का बेनिफिट लेंगे ना, वो तो सिंडिकेट में थी नहीं क्या? याद करो, अब बंद हो गया, अभी वो तो चले गए यहाँ से। हाँ, हेमंत की दुकान भी है, उसकी बहन भी बैठती ना, अनमैरिड बहन, वाइफ, हेमंत अंकल की वाइफ और हेमंत अंकल खुद, तीनों जॉइंट बिजनेस में, और उनकी फैमिली में हो गए है ही नहीं वैसे भी। तो बताओ, हाँ उनकी वाइफ भी आ गई है ना अभी, उनका बच्चा भी है अभी। समझा आपको? हाँ, अरे आ रहा क्या समझ में? तो ऐसे बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आती है। अब ऐसे बिजनेस में एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या कम होती है ना, कम क्या होती है? तो इसलिए वो रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं एम्प्लॉय के साथ। नेक्स्ट है मेंबरशिप। अब बताओ यहाँ मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ और दैट से जाती है, टाटा बाय बाय। ओके, हाँ, सोशली डिजायरेबल, मैंने आपको पहले बताया कि बेनिफिट क्या है बिजनेस का, कि वीकर मेंबर को बाकी सब उठा के चल लेते हैं। अरे बताया ना अभी, 4 भाई है, 1 भाई विडो हो गया, ओ विडो बोल रहा हूं, एक भाई हैंडीकैप है सपोज, तो हैंडीकैप है तो बाकी 3 भाई उसको लेके चलेंगे ना। समाज चाहता है कि ऐसे बिजनेस फल फूलते रहे, इसलिए नाम दिया सोशली डिजायरेबल। क्या बोला हमने? डिजायरेबल ने इच्छा, और सोशली ने सोसाइटी की इच्छा है कि ऐसे बिजनेस फल फूलते रहे। 4 भाई सोल ट्रेडिंग में खेलेंगे, 1 भाई अगर हैंडीकैप हो गया जाए तो गई, तो उसकी फैमिली तो बेचारी क्या हो जाएंगी? लावारिस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 3 भाई, आजकल कोई अपना कोई नहीं करता ना भाई, तुम देखो ना सोल ट्रेडिंग वाले कौन कौन करते हैं? 4 भाई है सोल ट्रेडिंग चला रहे, 1 भाई, 3 भाई पालेंगे उसको, देखेंगे भी नहीं, कोई किसका नहीं आज तारीख में। हाँ, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ये अच्छा है कि सब वीकर मेंबर को लेके चलते, कहते
अरे आ रहा क्या समझ में आपको? नेक्स्ट है ऐसी दुकान की क्रेडिट स्टैंडिंग भी अच्छी होती है। वो जो क्यों? बहुत पुरानी होती है। अरे जनरेशन जितनी दुकान पुरानी उतना गुडविल उतनी, मालूम है आपको? तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, इसको कोई भी खड़ा करता उधारी देने के लिए, क्योंकि ऐसी दुकानें ऐसे रातों रात बंद होती नहीं है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। इसलिए ऐसी दुकानों की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, मतलब बिजनेस में इनको कोई भी उधारी देने को रेडी होगा, कहीं भी जब खड़े हो जाएंगे वो मना नहीं करेंगे। तो ऐसा रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो है अच्छी होती है, ये भी एक बेनिफिट है। क्या है उसके? अब ज्वाइन इन द फैमिली बिजनेस के बेनिफिट के लिए ड्रॉबैक कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और कल डायरेक्ट मैं नया टाइप का बिजनेस शुरू करूंगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस।